हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का नया चैप्टर, जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। आप आने वाली क्लास में ज्यामिति के बारे में जो भी पढ़ेंगे, उसके लिए ये बेस है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम भूमिका के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं बताऊंगी कि जो ज्यामिति है उसका ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिग्रहित और अभिधारणाओं के बारे में। यूक्लिड जो कि एक प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे हैं, उन्होंने ज्यामिति से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में बताया कि किस बिंदु को मतलब कौन सी परिभाषाएं हैं जिन्हें हम परिभाषित कर सकते हैं और किन्हें हम परिभाषित नहीं कर सकते। कुछ एग्जाम्स दिए, अभिग्रह दिए और पोस्टुलेट अवधारणाएं दी उन्हें, तो इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। उन्होंने 5 अवधारणाएं दी, जिसमें से जो 5th वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो यूक्लिड की 5वीं अवधारणा के समतुल्य रूपांतरण होगा। यूक्लिड के अलावा और भी गणितज्ञ हुए जिन्होंने यूक्लिड की 5th जो अवधारणा थी उसके बारे में बताया। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहले हम इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बहुत बेसिक है, और फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे कि इस चैप्टर से किस तरह से हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर हम बात करें ज्यामिति, जिसे हम ज्योमेट्री कहते हैं, तो इस वर्ड का जो ओरिजिन है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो यूनानी भाषा से हुई है। और यूनानी भाषा में 2 शब्द है, एक है जियो और दूसरा है मैट्री। इन दोनों से मिलकर क्या बना, हमारा ज्योमेट्री बना है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है, भूमि, और मैट्रिन का मतलब होता है मापना। तो अगर हम इस शब्द के अर्थ को ही देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे ज्यामिति का प्रयोग हम किस में करते हैं, भूमि को मापने पे करते हैं, पृथ्वी को मापने में हम इसका यूज करते हैं। बच्चों, अगर आप देखोगे बहुत टाइम पहले प्राचीन काल में हर पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री में ज्यामिति का यूज हो रहा था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये ज्यामिति है। जैसे कोई सी भी सभ्यता हो, चाहे वो मिस्र हो, यूनान हो, बेबीलोन हो, चीन हो, या फिर भारत की सिंधु घाटी सभ्यता हो, सभी सभ्यताओं में कुछ न कुछ प्रयोग जो थे वो किए जा रहे थे। एग्जाम्पल, आप मिस्र में नील नदी है, तो नील नदी में ये होता था उस टाइम पे कि हर साल बाढ़ आती रहती थी, और नील नदी के मतलब चारों तरफ जो खेत थे उनकी जो बाउंड्रियां थी वो खत्म हो जाती थी। बाढ़ आई और खेत को अपने साथ भाग कर ले गई वो। फिर जैसे बाढ़ वापस जाती थी तो क्या होता था, वहां के लोग दोबारा से जो उनकी परिसीमाएं थी, बाउंड्री थी, उन्हें फिक्स कर देते थे। मतलब मिस्र के लोग जानते थे बाउंड्री को खींचना, सरल रेखाओं को खींचना, या फिर क्षेत्रफल निकालना कि वो खेत है उसका कितना क्षेत्रफल होगा, दोबारा से वो मेजर करते थे, उसको मापते थे वो। इसके अलावा वो जो पिरामिड को बनाना, आयतन, क्षेत्रफल, सरल रेखाएं, इन सबसे बहुत अच्छे से परिचित थे। ठीक है, अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप में देखें तो जब आप प्राचीन भारत के बारे में पढ़ते हैं तो आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये कुछ शहर हैं, जगह है, जिसमें आप जब खुदाई की गई तो हमें ये पता चला कि जो वहाँ का नगर योजना थी वो बहुत अच्छे से बनी हुई थी, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बनी हुई थी। और वहाँ की जो सड़क थी वो इस तरह से बनी हुई थी कि वो एक दूसरे को क्या करती है, समकोण पर काटती है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे जो ईंट का प्रयोग किया गया घरों को बनाने के लिए, उनमें एक फिक्स रेशो था, फिक्स अनुपात था, 4:2:1 ईंटों का। तो उन्होंने भी क्या किया, ज्यामिति का यूज किया। जो भी वो मतलब चीजें बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, या फिर सड़क बना रहे हैं, उन सब में वो ज्यामिति का यूज कर रहे हैं, या खेतों को नापने में वो ज्यामिति का यूज कर रहे हैं। तो प्राचीन भारत में भी ज्यामिति का यूज हो रहा था। फिर इसके बाद आप वैदिक इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता आती है भारत में। तो वैदिक सभ्यता में क्या था बच्चों कि वहाँ पे जो यज्ञ किए जाते थे और उसमें जो वेदियां बनाई जाती थी, ठीक है, जो कुंड होते थे, यज्ञ कुंड होते थे, वो बनाए जाते थे। तो वो अलग अलग आकार के बनाए जाते थे, कुछ वर्गाकार होते थे, कुछ गोलाकार होते थे, कुछ त्रिभुज के आकार के भी होते थे। बल्कि अथर्ववेद जो है हमारा, 4 वेदों में एक वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में एक ऐसे कुंड की बात भी की गई है जो समबाहु त्रिभुज के बहुत सारे समबाहु त्रिभुज को जोड़कर बनाया गया है। तो इस तरह की जो मतलब मेजरमेंट्स थी वो उस टाइम पे भी हो रही थी, प्राचीन भारत में भी हो रही थी वो। और प्राचीन भारत में नहीं, विश्व में और बहुत सारी सभ्यताएं थी जो इस तरह की मापों का यूज कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा बेबीलोन में भी, चाइना में भी,
हर कंट्री में जो कुछ ना कुछ आविष्कार हो रहे थे, लेकिन इसके बाद जो सबसे ज्यादा जो अच्छा काम किया गया वो यूनान में हुआ। यूनान में एक गणितज्ञ हुए जिनका नाम था बच्चों थेल्स। तो थेल्स ने बताया कि जो व्रत होता है, व्रत जो होता है और व्रत का व्यास जो होता है वो व्रत को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये बात जो बताई थी वो थेल्स ने बताई थी। इसके अलावा उनके स्टूडेंट्स थे पाइथागोरस और उनके कुछ साथी थे, उन्होंने भी बहुत सारी खोजें की। जो पाइथागोरस है उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया। वो आपको पता है क्या कि जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। तो ये सारी खोजें होती जा रही थी, लेकिन ज्यामिति पे कोई एकदम सिस्टमेटिक तरीका नहीं था, या कोई इस तरह से सारे जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे जो थ्योरम्स है, ये या थ्योरीज जो है, सिद्धांत है, वो सब एक जगह कंबाइंड नहीं थे। मतलब ये जो हमारी ज्यामिति है ये गणित की एक शाखा के रूप में कैसे डेवलप हुई, कैसे इसका विकास हुआ, तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं यूक्लिड। यूक्लिड ने क्या किया, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारी अवधारणाओं को एक जगह कंबाइन करके लिख दिया और उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स में 13 चैप्टर थे और इसमें हर एक चैप्टर को एक बुक के बराबर माना जाता है। तो इस बुक में उन्होंने सारी ज्यामिति के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें पढ़ेंगे वो है यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिग्रहित और अभिधारणाओं के बारे में। बच्चों अब हम कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। पहली परिभाषा है हमारे पास बिंदु। पॉइंट क्या होता है, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। ठीक है, फिर रेखा, लाइन क्या होती है, रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। एक रेखा के सिरे जो होते हैं वो बिंदु होते हैं। ठीक है, फिर सीधी रेखा क्या होती है, ऐसी रेखा जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है, वो क्या होती है, हमारी सीधी रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। फिर पृष्ठ, सरफेस क्या होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है और पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है, वो क्या होता है बच्चों, पृष्ठ होता है। समतल पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ के सपाट रूप में स्थित होता है। ये क्या दी गई है, कुछ परिभाषाएं दी हुई है बिंदु की, रेखा की और हमारा जो पृष्ठ होता है उसकी। अब आप इसमें एक चीज देखेंगे, जैसे बिंदु की परिभाषा दी गई है कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। तो इस परिभाषा में हमें अब कुछ और भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या, भाग, कि भाग क्या होता है। ठीक है, हमें परिभाषा दे दी गई बिंदु की कि उसमें कोई भाग नहीं होता, लेकिन भाग क्या होता है, तो अब हम भाग को एक्सप्लेन करेंगे। भाग वो होता है जिसमें क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो इसके अलावा हम अब जरूरत पड़ी हमें जो क्षेत्र होता है उसे एक्सप्लेन करने की, क्षेत्रफल को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी। तो इसीलिए ये इसकी एक तरह से बिल्कुल हम सटीक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बता सकते। ठीक है, मतलब कुछ परिभाषाएं ऐसी होती है, कुछ पद टर्म्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल सही शब्दों में परिभाषित नहीं कर सकते। अगर हमने कुछ उसकी डेफिनेशन दी है तो उसकी परिभाषा, उस डेफिनेशन में भी कुछ और पद है जिन्हें हमें और आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए यूक्लिड ने कहा इन्हें क्या, कि ये पद कैसे अपरिभाषित हैं। ठीक है, यूक्लिड ने बताया कि जैसे परिभाषाएं दी गई कि बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, पृष्ठ क्या होता है, और फिर इनकी परिभाषाओं को भी और जैसे डिटेल में देखा गया तो कुछ और पद हमें मिले जिन्हें जरूरत पड़ी कि इन्हें और एक्सप्लेन करना चाहिए, इन्हें और हमें व्याख्या करनी चाहिए कि वो क्या होते हैं। जैसे बिंदु जिसमें भाग नहीं होता, अब भाग क्या होता है, जो क्षेत्रफल होता है, एरिया को घेरता है। अब दोबारा फिर हमें क्षेत्रफल को भी एक्सप्लेन करना, तो इस तरह से हमें पूरी श्रृंखला मिलती चली जाएगी, हमें कुछ ना कुछ टर्म्स ऐसे निकलती चली जाएगी जिन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसीलिए यूक्लिड ने कहा कि ये पद कैसे हैं, ये अपरिभाषित पद हैं। तो यूक्लिड ने 3 पदों को अपरिभाषित कहा, जिसमें पहला है हमारा पॉइंट, बिंदु, रेखा और पृष्ठ। तो हमें इन्हें हम ये जो हमारे अपरिभाषित पद हैं इनके लिए हम बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दे सकते, लेकिन इन्हें हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों हमारे पास जो अपरिभाषित पद है, जो यूक्लिड ने जिनके बारे में बताया, उसमें पहला है हमारा बिंदु। तो उन्होंने बिंदु को एग्जाम्पल से समझाया, उदाहरण से समझाया। उन्होंने कहा कि बारीक पेंसिल से कागज पर बना हुआ सूक्ष्म बिंदु। ठीक है, अगर हमारे पास कोई कागज है और हम जितनी भी बारीक पेंसिल ले सकते हैं, बारीक पेंसिल से हमने इस तरह से ये खींचा, तो ये क्या होगा, हमारा बिंदु होगा। ठीक है, एग्जैक्ट हम इसकी डेफिनेशन नहीं दे सकते, क्योंकि जब हम इसकी डेफिनेशन, इसको परिभाषित करेंगे तो इसमें और कुछ ना कुछ पद निकलते चले जाएंगे और वो परिभाषाओं की एक बहुत लंबी श्रृंखला हो जाएगी। इसलिए हम इन्हें क्या कहा
क्या कहा गया, अपरिभाषित पद कहा गया। और इन्हें हम कैसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो हम पेंसिल, हमारे पास कागज है, पेंसिल से हम उस पर कहीं पे भी डॉट करें तो वो क्या होता है बच्चों, बिंदु होता है। इसे हम जो डिनोट करते हैं वो हमारे जो अल्फाबेट्स होते हैं उनके कैपिटल अल्फाबेट से करते हैं, जैसे ए बी सी डी, इस तरह से। तो बड़े जो हमारे लेटर्स होते हैं इनसे हम किसको डिनोट करते हैं, बिंदु को डिनोट करते हैं। जैसे हम कोई भी डायग्राम बनाएंगे, हमने हमारे एक त्रिभुज बनाया तो हम इस पे ए बी सी, तो ए मतलब ये बिंदु, ठीक है। या इसमें हम कहीं बीच में इसका कोई मध्य बिंदु लेंगे तो इस तरह से यहाँ पे डी। तो इन्हें हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। दूसरा हमारा रेखा, लाइन क्या होती है, जैसे खींचा हुआ धागा, कोई भी आप बारीक धागा लो उसको खींचो तो वो क्या होगी, लाइन होगी। या पैमाना, इमेज का किनारा, जो स्केल होती है पैमाना बिल्कुल उसका जो किनारा होगा वो लाइन होगी। या जो आपकी टेबल होती है, मेज होती है, उसका किनारा वो भी क्या होती है, हमारी रेखा होती है, लाइन होती है, ठीक है। इसे हम जो हमारे छोटे स्मॉल लेटर्स होते हैं, जैसे हमने एल लिखा, एम, एन, छोटा आर, पी, क्यू, इन सब से दिखा सकते हैं। तो जब छोटा लिखा हुआ हो किसी भी डायग्राम में तो बात मतलब हम बात कर रहे हैं रेखा की, लाइन की बात कर रहे हैं। अब इसी में एक होता है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट क्या होता है भी, जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक ये धागा है हमारा, ये एक रेखा है, लाइन है, ठीक है। तो इसे मैंने दिखा दिया कि कैसी लाइन है हमारी, एल। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसका एक पार्ट, ये जैसे यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने ए माना, बी, तो ये हमारी रेखा है, एल रेखा है, जिसमें ए बी जो है वो इसका रेखाखंड है, इसका लाइन सेगमेंट है, ठीक है। रेखाखंड मतलब रेखा का एक खंड, उसका एक पार्ट। अब समतल क्या होता है, प्लेन क्या होते हैं, जैसे चिकने फर्श की सतह, फर्श है उसका चिकना एकदम, वो क्या है, सतह है, उसे हम प्लेन कहते हैं। या पुस्तक की एक पन्ने की सतह, वो भी क्या होता है, हमारा समतल होता है। या ये जो बोर्ड है इसकी सतह, ये भी क्या होगा, हमारा एक समतल का एग्जाम्पल होगा। तो हम एग्जाम्पल से इन तीनों को क्या समझ सकते हैं कि बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होता है और समतल प्लेन क्या होते हैं। बच्चों इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने कोई सॉलिड लिया, ठीक है, सॉलिड, मैंने एक घन बनाया, ये ठीक है, ये घन है, एक सॉलिड है, और इसका मैंने ये क्या लिया है, एक जो इसकी सतह है ये ले ली है। तो इसे क्या कहते हैं हम, जैसे हमारे पास कोई भी चीज है जो घन के रूप में है तो वो कैसी होगी, सॉलिड होगी, ठीक है। उसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठोस है वो, और वो जिन सतहों से मिलकर बनी है उसकी जो मतलब बाहर की जो लाइन है, आउटर जो है, वो ये क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा पृष्ठ होता है, सरफेस होता है ये, ठीक है। इसमें जैसे ये 6 अलग अलग पृष्ठ से मिलकर क्या बना है, घन बना है। और ये जो हमारा सरफेस है, पृष्ठ है, इसकी जो ये बाउंड्री है, ये क्या है बच्चों, हमारी ये रेखा है, ठीक है। ये क्या होगी, हमारी रेखा होगी। और रेखा किससे मिलकर बनी है, छोटे छोटे डॉट से, बिंदु से मिलकर बनी है। तो रेखा मिलकर बनी है किससे, बिंदु से। तो आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी, ये क्या है, हमारी 3D है, 3 दिशाओं में बनी हुई है ना, 3 डायमेंशनल है। और जो हमारा पृष्ठ होता है वो 2D होता है, और लाइन जो होती है, रेखा होती है, वो 1D होती है। और इसमें कोई भी दिशा नहीं होती, बिल्कुल बस एक पॉइंट होता है, ठीक है। तो आप इस तरह एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हमने एक घन लिया, घन एक सॉलिड है, ठोस है, ठीक है, जो 3D है, और उसकी जो एक सतह है, पृष्ठ है, वो ये है हमारा जो 2D है। और जो पृष्ठ मिलके बना है, किससे मिलके बना है, इसकी चारों तरफ ये लाइन है, रेखा है जो 2D है, और जो रेखा है, लाइन है, वो किससे बनी है, बिंदुओं से मिलकर बनी है। और बिंदु की कोई भी डायमेंशन, कोई भी दिशा नहीं होती। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें बच्चों हम कहते हैं अपरिभाषित पद कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि यूक्लिड ने जो अभिग्रहित एग्जाम्स दिए हैं और जो पोस्टुलेट्स दिए हैं उनके बारे में। बच्चों यूक्लिड की एग्जाम अभिग्रहित और अभिधारणा समझने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, कथन क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है। तो कथन या तो सही होता है या फिर गलत होता है, ठीक है। ऐसी कभी भी कंडीशन नहीं होती कि कभी वो सही होगा और कभी वो गलत होगा। मतलब ऐसे अगर मैं कहूँ आपसे कि 2 + 2 हमेशा क्या होंगे, 4 होंगे, ठीक है, तो ये कैसा कथन है, ये हमारा सही कथन है। और मैं ये कहूँ आपसे कि 2 + 3 हमेशा 6 होंगे, तो ये कथन हमारा कैसा है, गलत है। ये सही है और ये गलत है। तो जो कथन होते हैं, जो स्टेटमेंट होते हैं, या तो वो सही होते हैं, कंप्लीटली सही होते हैं, या फिर वो कंप्लीटली गलत होते हैं।
वो ऐसी कभी भी कंडीशन नहीं आती अगर हम कहते हैं कि ये कथन है, ये स्टेटमेंट है कि ये आज सही है और कल ये गलत हो सकता है। जैसे लग सकता है कि आज जो मौसम है वो थोड़ा ठंडा है, तो हो सकता है कि मुझे ठंडा लग रहा हो लेकिन दूसरे इंसान को गर्मी लग रही हो, तो ये कंडीशन दोनों के लिए क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। यानी कि ये स्टेटमेंट नहीं है, ये कथन नहीं है। ठीक है, तो कथन क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होते हैं, जो या तो कंप्लीटली 100% सही होते हैं या फिर वो बिल्कुल गलत होते हैं। तो यूक्लिड ने क्या किया, यूक्लिड ने सारे स्टेटमेंट लिए, जितने भी कथन होते हैं या तो बिल्कुल वो कंप्लीटली गलत है या फिर वो बिल्कुल सही है, उन सारे कथन से, स्टेटमेंट से उसने सारे सही स्टेटमेंट को अलग इकट्ठा कर लिया। ठीक है, यूक्लिड ने क्या किया, यूक्लिड ने जितने भी स्टेटमेंट है, ठीक है, जितने भी स्टेटमेंट है सही या गलत, उन सब में से सिर्फ जो सही थे उन सबको अलग कर लिया और उन्हें किस में डिवाइड किया, एग्जाम्स ऑफ पोस्टुलेट्स में डिवाइड किया। अब अभिग्रहित और अभिधारणाएं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इनमें ये क्या है, ये एक तरह से प्रूवन स्टेटमेंट है, ये ऐसे स्टेटमेंट है मतलब प्रूवन भी नहीं है लेकिन इन्हें हमने क्या मान लिया, बिल्कुल सत्य माना है। जितने भी गणितज्ञ हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, उन सब ने क्या कर लिया कि ये जो सेंटेंस है, ये जो स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल कैसे है बच्चों, सही है, सत्य है, हमें इन्हें सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं है, इन्हें यूनिवर्सल सत्य मान लिया गया है। तो यूक्लिड ने जो एग्जाम्स दिए, अभिग्रहित दिए, उनका यूज जो करते हैं वो बीजगणित में करते हैं और जो अभिधारणाएं होती है उनका जो यूज करते हैं वो हम ज्यामिति में करते हैं। सिर्फ इतना डिफरेंस है दोनों में, एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स में। दोनों ही क्या है हमारे, एक मतलब दोनों ही क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, ऐसे कथन है जो सही है, जो सत्य है, जिन्हें सबने सही माना है। ठीक है, और इनका यूज जो अभिग्रहित है उनका यूज हम करते हैं बीजगणित में, लॉजिक्स में करते हैं, और जो हमारे अभिधारणा है उनका यूज हम किस में करते हैं, ज्यामिति में करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूक्लिड की अभिग्रहित के बारे में कि यूक्लिड ने कौन कौन सी अभिग्रहित बताई, कौन कौन से एग्जाम्स बताए। तो सबसे पहले बच्चों यूक्लिड ने बताया कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती है वे एक दूसरे के बराबर भी होती है। बिल्कुल आसान है, जैसे अगर मैं ये कहूं कि a बराबर b है और a बराबर c भी है, तो ये b और c भी क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। तो जो पहला एग्जाम है वो क्या कहता है यूक्लिड का कि अगर एक वस्तु b के बराबर है और वही वस्तु c के बराबर है तो वो दोनों वस्तु भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। आप किसी नंबर को भी ले सकते हैं इसमें, कुछ भी। दूसरा, समान राशियों में समान राशि जोड़ने पर, समान राशि जोड़ने पर प्राप्त राशियां भी आपस में बराबर होती है। मतलब मैंने दो राशियां ली, दो ले लिया और दो ले लिया, ठीक है। अब इसमें मैंने एक जोड़ा और इधर भी एक जोड़ा, तो क्या मिला, 3 3। तो ये भी कैसी आपस में बराबर होंगी, ठीक है। समान राशियों में समान राशि जोड़ने पर, समान राशि ली दो और उनमें दो समान राशि जोड़ दी, एक एक, तो हमें जो मिला वो भी क्या थी, हमारे पास समान राशि ही आई है। तो दूसरा जो एग्जाम है वो ये है। तीसरा में वो कहता है कि समान राशियों में समान राशियां घटाने पर प्राप्त राशियां भी आपस में बराबर होती है। जैसे मैंने लिया 5 और 5, इसमें से घटाना है, मैंने -2 कर दिया, इधर भी -2 कर दिया, तो यह है 3 बराबर 3, ये भी आपस में कैसी है, बराबर है, ठीक है। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हैं एक दूसरे के बराबर होती है। संपाती मतलब बिल्कुल एक दूसरे की जैसी, उल्टी, मतलब जैसे ये मेरे पास एक लाइन है AB और बिल्कुल उतनी ही बड़ी इसी की जैसी दूसरी लाइन है CD, ठीक है। तो ये अगर संपाती है, संपाती मतलब अगर मैं इसको इसके ऊपर लेके जाऊं तो ये बिल्कुल इस पे फिक्स हो जाए, तो ये कैसी होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इन सभी चीजों को आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं जानते तब तक कि इन्हें हम अभिग्रहित कहते हैं यूक्लिड की, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन इन्हीं चीजों को हम क्या कहते हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, यूक्लिड की अभिग्रहित कहते हैं, एग्जाम्स कहते हैं। बच्चों अगला अभिग्रहित है यूक्लिड का कि संपूर्ण वस्तु अपने किसी भी भाग या अंश से सदैव बड़ी होती है। भाई कोई एक बड़ी वस्तु है, ठीक है, मान लेते हैं बड़ी वस्तु A है और B जो है उसका एक पार्ट है। जैसे अगर मैं ये लाइन ही ले लेती हूँ, ये एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, तो ये कंप्लीट जो है वो A है इसकी लंबाई जो है, और यहाँ से यहाँ तक इसका ये पार्ट जो है वो B है। तो B जो होगा इस पूरे का तो छोटा ही होगा हमेशा। तो ये जो एग्जाम में ये बताता है कि कोई भी वस्तु है अगर उसका कोई पार्ट ले ले हम तो उस अपने पार्ट से हमेशा बड़ी होती है, बिल्कुल सिंपल है, यानी कि A जो हमेशा बड़ा होगा B से। इसके अलावा एक ही वस्तुएं
दुगने एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। जैसे a बराबर b है, तो अगर हम इनका 2 गुना कर दें तो 2a बराबर भी क्या होगा, 2b के होगा। या हम ले कि x बराबर 2 है तो y बराबर 2b है, तो x बराबर क्या होगा, y होगा। मतलब दो वस्तुएं हैं वो बराबर है तो उनके 2 गुने भी करेंगे तो वो भी आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट बच्चों कि एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। अब हमारे पास दो वस्तुएं ये आपस में बराबर हैं, अगर इनका हम हाफ कर दें तो वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम माने x बराबर a/2 और y बराबर b/2 तो x बराबर क्या होगा, y होगा। अगर दो वस्तुएं आपस में बराबर हैं तो उनका आप 2 गुना कर लो वो भी बराबर होगा, उनका आधा कर लो वो भी आपस में बराबर होगा। ये 7 पॉइंट है 7 एग्जाम्स हैं जो यूक्लिड ने दी थी। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आप सब इनको जानते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो 7 पॉइंट्स है ये क्या है, ये यूक्लिड की अभिग्रहित है। अब हम बात करते हैं यूक्लिड की अभिधारणाओं के बारे में। बच्चों यूक्लिड ने 5 अभिधारणाएं दी, जिसमें से पहली है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। भी आपको पता है एक यहाँ पे बिंदु है और एक दूसरा बिंदु है, तो इन दोनों बिंदु से सिर्फ एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। सीधी, वैसे तो और भी खींची जा सकती है अगर आप वक्र में बनाएंगे, लेकिन सीधी सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। दूसरा, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये हमारे पास एक अशांत रेखा है, एक शांत रेखा है, तो आप इसे इधर की तरफ को भी कितना ही बढ़ा सकते हैं और उधर को भी आप इसको कितना ही बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक शांत रेखा अगर है तो उसे दोनों तरफ हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो दूसरी अवधारणा ये थी हमारी। तीसरा है किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। वृत्त खींचने के लिए क्या चाहिए, हमें एक केंद्र चाहिए और त्रिज्या चाहिए। आप प्रकार में उस जितनी त्रिज्या है उतना ही आप प्रकार में डिस्टेंस लेते हैं और एक केंद्र मानते हुए किसी बिंदु को उसको गोल कर देते हैं और वृत्त खींच जाता है। तो इसमें हम कैसे खींचते हैं, जैसे एक हमारे पास ये एक रेखा है AB, तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु को, बिंदु A को केंद्र मानते हुए और इतनी डिस्टेंस से हम क्या करेंगे, एक आर्क खींचेंगे। ठीक है, तो मैं आर्क यहाँ पे खींच देती हूँ। ये AB है, A को हमने केंद्र माना और एक आर्क खींचा, फिर हमने B को केंद्र माना और दूसरा आर्क खींचा, ये हमें बिंदु मिल गए यहाँ पे C। अब इन्हें हम आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे तीनों बिंदुओं को A B C। तो जब हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो आपस में हमें क्या मिलेगा बच्चों, एक त्रिभुज भी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एक त्रिभुज भी बना सकते हैं। तो लेकिन हमारे पास क्या अवधारणा है, ये अवधारणा कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। एक हमारे पास यहाँ पे कोई बिंदु है A, इसे हमने केंद्र मान लिया और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक त्रिज्या लेंगे और एक वृत्त खींच सकते हैं। ठीक है, इसमें एक वृत्त हम खींच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जो समकोण त्रिभुज होते हैं वो क्या होंगे, समकोण। जैसे एक समकोण त्रिभुज हमारे पास ये है, ये 90 डिग्री है। यहाँ पे एक हम इस तरह से बना सकते हैं, ये 90 डिग्री है। तो ये क्या होंगे बच्चों, आपस में हमेशा बराबर होंगे। आप कितनी भी समकोण त्रिभुज ले लो वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमारी 4 अवधारणाएं थी जो यूक्लिड ने दी थी। पहली दी थी कि अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम रेखा खींचेंगे तो एक ही सीधी रेखा खींच सकते हैं। अगर हमारे पास एक रेखा है जो शांत है तो हम उसे दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, कितनी भी लंबी हम रेखा खींच सकते हैं। तीसरा है कि अगर हम एक बिंदु को केंद्र माने और एक त्रिज्या ले तो उससे हम वृत्त खींच सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, खींच सकते हैं। और सभी समकोण जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब बात करते हैं पांचवा जो इसकी अवधारणा है। बच्चों इसकी जो 5वीं अवधारणा है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका हम जो रूपांतरण है, समतुल्य रूपांतरण, वो भी पढ़ेंगे। उसे हम समझेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम इतना ही समझते हैं, काफी सारी डेफिनेशन हो गई है, काफी कुछ समझाया मैंने। आप उस सबको आप नोट करें, अपनी कॉपी में नोट करके नोट्स बनाएं और उसे 1-2 बार रिवाइज करें। आपको फिर भी कोई टर्म क्लियर नहीं है, कोई पद आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूरा ये कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत आसान भी है।
आप इसमें से काफी कुछ जानते हैं, लेकिन बस आप ये नहीं जानते थे कि ये सब किसने दिया था, यूक्लिड ने दिया था। ये सब हमारा क्या है, ज्यामिति का बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के बारे में, उसके समतुल्य रूपांतरण के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो तब तक आप, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।